Assalamu alaikum guys, how are you all? I hope you must be doing very well at your homes. In today's video I'm gonna discuss with you about the age of Reformation. In the previous video I have told you that the age of Renaissance is also called the age of Reformation. So in this video I'm gonna discuss with you about the Reformation, okay, which is actually a religious movement. Okay, so let's begin. एज ऑफ रिफॉर्मेशन जो स्टार्ट होती है 1517 से स्टार्ट होती है और 1600 तक इसका टाइम स्पेंड जाता है, बट इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें बाद में भी प्योरिटन एज तक देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो जो सबसे पहले इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रिफॉर्मेशन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव अ व्यू अबाउट द क्रिश्चियन रिलीजन। ओके, जो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी को हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स रिलीजन। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला जो पार्ट आता है वो हमारे पास कैथोलिक आता है, जो रोमन कैथोलिक चर्च, ठीक है, जिसे हम कहते हैं। दूसरे नंबर पे प्रोटेस्टेंट आता है, जो रिफॉर्मेशन के कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर हमें प्रोटेस्टेंट हमारे पास रिलीजन आता है, और ये प्रोटेस्टेंट्स इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें लेट प्योरिटन इरा तक भी देखने को मिलते हैं। और तीसरा ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी। ठीक है, ये 3 तरह के हम ब्रांचेस के अंदर क्रिश्चियनिटी को डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो लेट्स हैव अ व्यू अबाउट द रिफॉर्मेशन। एक्चुअली रिफॉर्मेशन इज़ अ मूवमेंट दैट वाज स्टार्टेड अगेंस्ट द इंक्रीजिंग करप्टेड people or the corrupted authority of church, okay, of the Roman Catholic Church. And this movement was started in Germany by a German philosopher Martin Luther. Okay, so सबसे पहले क्या था कि इंग्लैंड के अंदर रोमन कैथोलिक चर्च की अथॉरिटी थी। ठीक है, रोमन कैथोलिक चर्च थे, हर चीज़ चर्च के अंडर थी। उसके अंदर क्या थी, उनके अंदर रोमन कैथोलिक चर्च में पोप की अथॉरिटी होती थी, यानी ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ टू फॉलो पोप। ठीक है, रूल्स ऑफ द पोप, उन्हें पर्सन को फॉलो करना होता था। और इसी तरह उनके जो किंग थे वो भी पोप को, यानी चर्च की अथॉरिटी होने का मतलब ये है कि हर चीज़ चर्च के अंदर आती थी। ठीक है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ दिस टाइम दे स्टार्टेड इंटरप्टेड इन द पॉलिटिकल एंड द सोशल लाइफ ऑफ द पीपल। ओके, क्या हुआ था कि चर्च करप्ट हो गई थी। ठीक है, पैसेज विद द पैसेज ऑफ टाइम चर्च बिकेम करप्ट। उन्होंने इनकी पॉलिटिकल सोशल लाइफ के अंदर इंडल्ज करना शुरू कर दिया था। ठीक है, वो क्या करते थे, और उनकी एक जो मेन आप उसकी नेगेटिविटी उनके कह सकते हो कि उन्होंने सेलिंग इंडल्जेंस करना शुरू कर दिया था। सेलिंग इंडल्जेंस क्या थी कि आपने सुना होगा कि क्रिश्चियनिटी के अंदर पोप प्रीस्ट वगैरह कुछ लोगों को इंडल्जेंस देते थे ताकि वो अपने गुनाहों को बख्शवा सकें। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने लोगों को इंडल्जेंस बेचना शुरू कर दिए थे इन ऑर्डर टू अर्न मनी। अब इंडल्जेंस क्या है, इंडल्जेंस एक तरह का एक सर्टिफिकेट कह सकते हैं, जिसके ऊपर यानी उनका ये बिलीव था कि ये सर्टिफिकेट या एक तरह का जैसे पेज होता है या सर्टिफिकेट हम कह सकते हैं, तो क्या था कि इस सर्टिफिकेट को ख़रीदें और पैसे दे के और अपने गुनाह को बख्शवा लें। इस तरीके से उन्होंने इंडल्जेंस को सेल करना शुरू कर दिया था। और फिर क्या किया, उन्होंने उनके यूरोप के पॉलिटिकल मामलात में भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से जो किंग थे यानी जो पार्लियामेंट के पीपल थे वो बहुत ज़्यादा इनसे डिस्टर्ब हो गए थे। ठीक है, तो इन विद द इंक्रीजिंग देयर पावर द मार्टिन लूथर हु वाज अ जर्मन फिलोसफर ही स्टार्टेड द एज रिफॉर्मेशन, दिस मूवमेंट रिफॉर्मेशन। इसने इस रिफॉर्मेशन की मूवमेंट को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो रिफॉर्मेशन के लिए हमारे पास 2 टर्म्स आती हैं, एक तो प्रोटेस्टेंटिज्म, दूसरा है कैल्विनिज्म। ठीक है, कैल्विनिज्म। अब let's have a view about the Protestantism, then we moved with the Calvinism, because both of these terms are most important in order to understand the Protestant, okay, and also the Reformation. Okay, तो क्या था कि मार्टिन लूथर जो एक जर्मन फिलोसफर भी है, ठीक है, इसे मास्टर ऑफ थियोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसने स्टडी ऑफ रिलीजन किया था, ये खुद एक प्रीस्ट भी था। ठीक है, ये खुद एक प्रीस्ट भी था, और इसलिए इसने क्या किया था, ही वाज ऑफ द व्यू दैट चर्च दैट वी हैव नो नीड ऑफ पोप इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट विद द गॉड। बाइबल, वो कहता था कि जो बाइबल है, बाइबल ही हमारे पास एक सोर्स है जिससे हम गॉड के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो बाइबल को कहता था। अब क्या किया इसने, 95 थीसिस इसकी बुक का नाम है। इसने 1517 को 95 थीसिस एक बुक लिखी, ठीक है, अबाउट द क्रिश्चियनिटी। इसने उसके अंदर रोमन कैथोलिक चर्च को क्रिटिसाइज़ भी किया था, उसके मतलब बहुत कुछ लिखा था। इसने 1517 को इसने 95 थीसिस ये वर्क लिखा, और इसने क्या किया, लिखने के बाद इस वर्क को विदनबर्ग चर्च जो जर्मनी के अंदर है उसके गेट पे जाके पोस्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो पोप थे, जाहिर सी बात जो चर्च अथॉरिटी थी वो गुस्से में आ गई। ठीक है,
अब इस वर्क के अंदर क्या था, इस वर्क ये जो इसका 95 थीसिस था, इसके अंदर इसने इंडल्जेंस सिस्टम के पे अटैक किया था, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज़ किया था इसने। इंडल्जेंस सिस्टम, आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाट वाज इंडल्जेंस सिस्टम। तो इसने उस इंडल्जेंस सिस्टम को अटैक किया था और कहा था कि हमें किसी भी पोप की अपने गुनाहों को बख्शवाने के लिए किसी भी पोप वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वी हैव द बाइबल बुक, ओके, एंड थ्रू बाइबल वी कैन इंटरेक्ट विद आवर गॉड, ठीक है। इनका इसका ये बिलीव था और इसको इसके जो फॉलोअर्स थे उसे प्रोटेस्टेंट कहते थे, ठीक है। जो इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो मार्टिन लूथर को फॉलोअर्स थे वो क्या कहलाते थे, वो प्रोटेस्टेंट कहलाते थे। अब क्या था कि पहले तो रोमन कैथोलिक की वजह से लोग वैसे ही इतने ज़्यादा जो गरीब से गरीब तर लोग थे, इन्होंने उनसे पैसे लेके उन्हें चीज़ें, उन्हें सल्वेशन देना शुरू कर दी थी, ठीक है। तो एक तो पहले तो रोमन कैथोलिक चर्च की अथॉरिटी की वजह से कोई उनके खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठाता था, ठीक है। लेकिन जैसे ही मार्टिन लूथर ने इनके खिलाफ़ आवाज़ उठाई तो बहुत ज़्यादा लोग जो कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट थे वो मार्टिन लूथर की तरफ हो गए, ठीक है। और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग इसकी तरफ हो गए और इस मूवमेंट में उन्होंने मार्टिन लूथर को अपना लीडर बना लिया, ठीक है। अब मार्टिन लूथर को अपना लीडर बनाने की वजह से ज़ाहिर सी बात ये एक छोटी बात नहीं थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो उनका पोप था, पोप लियो एक्स, ये भी एक इम्पोर्टेंट नाम है, पोप लियो एक्स, ये एक पोप था। इसने क्या किया, इसने मार्टिन लूथर को एक्स कम्युनिकेटेड करवा दिया, यानी अपनी सोसाइटी से निकलवा दिया, ठीक है। जैसे बात अगर कोई उनके अगेंस्ट जाएगा जिनकी अथॉरिटी है तो वो कोई ना कोई तो उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, तो इसने उन्हें एक्स कम्युनिकेट करवा दिया लूथर को, ठीक है। और फिर क्या था, ये मूवमेंट स्टार्ट ही रही थी, ठीक है। ये मूवमेंट स्टार्ट ही रहेगी। हम कैल्विनिज्म के अंदर इसको देखें किस तरीके से इस मूवमेंट आगे बढ़ी थी, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या हुआ था कि पोप पॉल III था, ठीक है। इसने 1545 के अंदर चर्च को रिफॉर्म करवाया था, ठीक है। ज़ाहिर सी बात, ये जो हमारी इस एज का नाम है एज ऑफ रिफॉर्मेशन, ये इसी वजह से है कि इसके अंदर रिलीजियस को रिफॉर्म करवाया गया था, उसके अंदर उसे इम्प्रूव किया गया था और एक नया रिलीजन भी हमारे पास आया था, प्रोटेस्टेंटिज्म, ठीक है। तो क्या था कि पॉल III ने 1545 के अंदर चर्च को रिफॉर्म करवाया था, ठीक है। उसने क्या किया था, कुछ चर्च को रिलीज़ दे दिया था, यानी इतनी ज़्यादा चर्च के अंदर जो इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी उसने कुछ कम कर दी थी, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब कि इसे रिफॉर्म करवाया था। अब जो दूसरी टर्म हमारे पास आती है वो है कैल्विनिज़्म, ठीक है। जो पहले मैंने आपको बताया कि एक मिनट, ठीक है, पहले मैंने आपको बताया कि प्रोटेस्टेंटिज्म जो जर्मनी के अंदर स्टार्ट हुई थी, मार्टिन लूथर ने स्टार्ट की थी, ठीक है, अगेंस्ट द इंक्रीजिंग पावर ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। और इसी तरह ऐसी ही एक मूवमेंट जो जॉन कैल्विन ने स्टार्ट की थी स्विट्ज़रलैंड के अंदर, इसने भी ये कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट ही स्टार्ट की थी, ठीक है। इसने अपना एक वर्क लिखा था, इंस्टीट्यूशन ऑफ चर्च रिलीजन, इसने इंस्टीट्यूशन ऑफ चर्च रिलीजन लिखा था 1536 में। ये एक बेस्ट वर्क माना जाता है प्रोटेस्टेंटिज्म पे, ठीक है। और इसका क्या जॉन काल्विन का क्या व्यू था, वो कहते थे वी आर बर्न सिनर। इनका इसका ये बिलीव था, आपने पैराडाइज लॉस्ट पढ़ी होगी शायद, अगर पढ़ी नहीं भी तो पैराडाइज लॉस्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट है एडम और ईव का, तो ये उस कॉन्सेप्ट को लेके कहता है कि वी आर बर्न सिनर, ठीक है। उसके कॉन्सेप्ट को लेके ये कहता है कि हम सिनर पैदा हुए और यही वजह है कि इसने ना थिएटर वगैरह को नापसंद करने लगे थे, ठीक है। वो कहते थे अगर हम सीन ही पैदा हुए हैं तो हम ये हमारा इस तरीके से वो समझते थे कि ये हमारा हक़ है कि अपने आप को अज़ियत दें। कोई ऐसी इंटरटेनिंग वाली चीज़ों इन्होंने बिल्कुल बंद करवा दी थी, हमें सज़ाएँ मिलनी चाहिए। इसी वजह से हम जब प्रोटेस्टेंटिज्म को देखते हैं ना, तो उन्होंने भी आगे जाके प्यूरिटन एज के अंदर 18 ईयर्स के लिए उन्होंने थिएटर को बंद करवा दिया था, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू in my previous video that Puritans closed the theatre for 18 years, ओके। तो उन्होंने ये इसी के कॉन्सिक्वेंसेस हमें आगे देखने को मिलते हैं जो काल्विनिज्म ने थ्योरी दी थी, ठीक है, जॉन काल्विन ने थ्योरी दी थी, ठीक है। तो ये तो हो गया इन दोनों के मतलब कि प्रोटेस्टेंटिज्म क्या था और काल्विनिज्म क्या था। अब जो नेक्स्ट है ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो प्रोटेस्टेंटिज्म थी वो जर्मन के अंदर स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और जो कैल्विनिज्म थी वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर स्टार्ट हुई थी, ठीक है। फिर क्या था कि जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर स्टार्ट हुई थी ना,
स्विट्ज़रलैंड ये एक यूरोप की ही कंट्री है, ठीक है। तो इसके अंदर जो स्टार्ट हुई थी, तो जो स्विट्ज़रलैंड के ज़ाहिर सी बात, जब उन्होंने अपने अथॉरिटी यानी पोप अथॉरिटी के अगेंस्ट बात की, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने, अब पोप ज़्यादा अथॉरिटी में थे, वो ज़्यादा लोग थे पोप वाले, तो उन्होंने इन्हें निकाल दिया। यानी जब कहने का मतलब है कि जब उन्होंने अपने मुल्क में इन्हें जगह नहीं दी रहने के लिए, तो सारे आ गए जर्मन के अंदर, ठीक है। क्योंकि आगे हमें देखने को मिलता है कि जब क्वीन एलिज़ाबेथ थ्रोन पे आई थी, तो वो भी प्रोटेस्टेंट को ही फॉलो करती थी, ठीक है। वो भी क्योंकि प्रोटेस्टेंट को इसने फॉलो किया था। तो जो स्विट्ज़रलैंड के पीपल थे सारे कैल्विनिज़्म को फॉलो करने वाले, वो आ गए थे जर्मनी के अंदर, ठीक है, प्रोटेस्टेंट। तो इन्होंने क्या किया, ये दोनों, अब दो हमारे पास हो गए ना, एक प्रोटेस्टेंटिज्म तो दूसरा कैल्विनिज्म, और इन दोनों को फॉलो करने वाले लोग एक दूसरे के साथ मिल गए, ठीक है। अब मिलने के बाद यानी इन्होंने क्या किया था कि जो प्रोटेस्टेंटिज्म के जो उनके तरीके थे, यानी जो उनका वे था अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, इन्होंने उसको फॉलो किया, और इन्होंने फ़िलोसफ़ी फ़ॉलो की कैल्विनिज़म की, ठीक है। और इन्होंने अपने तरीके थे प्रोटेस्टेंटिज्म के, और फ़िलोसफ़ी थी कैल्विनिज़म की, इन दोनों को फॉलो करते थे, ठीक है। और जो लोग इन दोनों को फॉलो करते थे वो कहलाए प्योरिटन्स, ठीक है। यू हैव नो नीड टू कन्फ्यूज़ दैट कैल्विनिज्म एंड प्रोटेस्टेंटिज्म बोथ आर द सेम पीपल, ओके। ये कंफ्यूजिंग बात होती है कि प्रोटेस्टेंटिज्म और कैल्विनिज्म डिफरेंट है या सेम। तो ये दोनों ही, अगर प्योरिटन्स ही प्योरिटनिज्म थे, और प्योरिटन्स ही कैल्विनिज्म थे, ठीक है, कैल्विनिस्ट थे। तो ये थी इसकी थेरी के मुतल्लक। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके अंदर जो 1509 के अंदर हमारे पास हेनरी एट्थ थ्रोन पे आया था, ठीक है। हेनरी एट्थ का भी हमारे पास कुछ रिलीजन कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं कि इन 15 आना है, इन 1527 के अंदर ही फॉल इन लव विद एनी बोलियन, ठीक है। एनी बोलियन के साथ वो फॉल इन लव हो गया था, ठीक है। और इसकी वजह से उसने रोमन कैथोलिक चर्च के पोप से पूछा कि ही आस्क्ड हिम दैट ही वांटेड टू मैरी विद हर। लेकिन जो रोमन कैथोलिक चर्च, ये पहले से मैरिड था, ठीक है, इसलिए वो दूसरी शादी करना चाहता था इसके साथ। लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च के पोप ने कहा कि ये अगेंस्ट है विद लॉ ऑफ द गॉड, ये लॉ ऑफ द गॉड के ना अगेंस्ट है। तो जिसकी वजह से ये जो हेनरी एट्थ है, इसने 1534 के अंदर एंग्लिकन चर्च बना लिया, ठीक है। एंग्लिकन चर्च, इसने कहा था कि उसने शादी करनी, यानी शादी तो वो करना ही चाहता था, तो शादी करना रोमन कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट था, इसलिए उसने उसके अगेंस्ट जाके उसके रूल को तोड़ के इसने 1534 में एंग्लिकन चर्च एक खुद से क्रिएट कर लिया, ठीक है। और ये एक चर्च क्या था, ये एक ऐसा चर्च था जो इंडिपेंडेंट था, यानी जिसमें रोमन कैथोलिक चर्च की कोई लॉ वगैरह को फॉलो नहीं किया जाता था। तो दैट्स वाई एंग्लिकन चर्च, ठीक है, क्रिएटेड, ओके। सो ये था इसके मतलब हेनरी एट्थ के मतलब। अब हेनरी एट्थ की एक और बात थी कि हेनरी एट्थ अपोज्ड मार्टिन लूथर, ओके, और इसके फॉलोअर्स को, वो इसके फॉलोअर्स और मार्टिन लूथर को के अगेंस्ट था। उसने कभी भी मार्टिन लूथर को पसंद नहीं किया था, ठीक है। और इसने इसके फॉलोअर्स पर कुछ कहीं ये भी कहना मिलता है कि इसने इसके फॉलोअर्स को पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद भी करवाया, यानी उसके अगेंस्ट गया था, और वो कभी भी प्रोटेस्टेंटिज्म को उसने फॉलो नहीं किया था। So this is all about of the age of Reformation. Have you got the idea? If you have any query about the age of Reformation, Protestantism, Calvinism, and about the Anglican Church, so then you can ask me. Because it's the most important point according to the religious point of view. So if you have any query, you can ask me. Allah Hafiz.